हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज और इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 जो है हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जो है आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये ली गई है चैप्टर 1 सोशल साइंस क्लास 10 से, और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ साथ इसको खेलिए और इसके नोट्स भी बनाइए। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि नेपोलियन कोड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निर्यात किया गया था, यानी कि द नेपोलियन कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी स्पेन, सी फ्रेंच नियंत्रण के तहत क्षेत्र यानी कि रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और डी है पोलैंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी स्पेन, यानी कि नेपोलियन कोड जो है वो स्पेन को निर्यात किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है, यानी कि द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। तो ये है कानून से पहले व्यक्ति और समानता की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ। बी जो है निरंकुशता और लिपिकीय विशेषाधिकारों का संरक्षण, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। सी जो है समाज के केवल पुरुष सदस्यों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, यानी कि फ्रीडम फॉर ओनली मैन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। और डी जो है केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए कानून से पहले व्यक्ति और समानता के लिए स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये उदार राष्ट्रवाद का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो ये क्वेश्चन जो है दिल्ली के 2012 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, और बी जो है ग्यूसेपे माजीनी, सी मैटेमिच, और डी जो है जोहान गॉडफ्रीड हेडर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी ग्यूप्से मैजिनी, यानी कि ग्यूप्से मैजिनी ने यंग इटली नाम का गुप्त समाज का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सफरेज शब्द का अर्थ है, यानी कि द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स। ए जो है मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल पुरुषों को दिया जाता है, यानी कि द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू मैन। और बी जो है सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, यानी कि द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। सी जो है विशेष रूप से संपत्ति रखने वाले पुरुषों को वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एग्जीक्यूटिवली एंड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। और डी जो है मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल शिक्षित पुरुषों और महिलाओं को दिया जाता है, यानी कि द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू द एजुकेटेड मैन एंड वुमेन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, यानी कि द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद की विशेषता या विश्वास नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ए जो है रूढ़िवादी राज्य और नीति के स्थापित पारंपरिक संस्थानों में विश्वास करते हैं, यानी कि कंजर्वेटिव्स बिलीव इन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। और बी जो है परंपरावादियों
ने परंपरा के महत्व पर जोर दिया और त्वरित परिवर्तन के लिए क्रमिक विकास को प्राथमिकता दी, यानी कि कंजर्वेटिव्स जो है स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। और सी जो है परंपरावादियों ने पूर्ण क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के आधुनिकीकरण के विचारों के खिलाफ थे। कंजर्वेटिव्स प्रपोज्ड टू रिटर्न टू द society of pre-revolutionary days and were against the idea of modernization to strengthen monarchy। और डी जो है परंपरावादी राजशाही, चर्च और अन्य सामाजिक पदानुक्रमों में विश्वास रखते थे, यानी कि कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन द मोनार्की, चर्च एंड अदर सोशल हिस्टेरिसीज। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब ये है कि रूढ़िवाद की विशेषता या विश्वास ये नहीं था, मतलब बाकियों में वो विश्वास करते थे, इसमें नहीं करते थे। वो है सी, परंपरावादियों ने यानी कि कंजर्वेटिव्स ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के आधुनिकीकरण के विचारों के वो खिलाफ थे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त ग्रीस की संधि कौन सी थी, मतलब किस संधि के तहत ग्रीस जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ए जो है वियना 1815 यानी कि वियना 1815, और बी जो है कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, और सी जो है वारसा 1814 यानी कि वारसा 1814, या डी जो है लिपजिंग 1813 यानी कि लिपजिंग 1813। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब ये है कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, यानी कि बी ऑप्शन के हिसाब से 1832 में इस संधि के द्वारा, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि के द्वारा ग्रीस जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगले जो है 7वां क्वेश्चन है, किसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप ठंड पकड़ता है, यानी कि हु सेड व्हेन फ्रांस सिनाइज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बी विस्मार्क, सी मैजिनी, डी जो है ड्यूक मैटरनिच। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, ड्यूक मैटरनिच। तो ड्यूक मैटरनिच ने कहा था, एक फेमस जो है ये इनका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप ठंड पकड़ता है। अगला क्वेश्चन जो है 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, यानी कि व्हाट हैपन टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट। तो ए जो है 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड ने स्वतंत्रता हासिल की, और इंग्लिश में है पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, और बी ऑप्शन है पोलैंड पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ गया और रूस का हिस्सा बन गया, यानी कि पोलैंड कम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड बिकम पार्ट ऑफ रशिया, और सी जो है पोलैंड पूर्वी जर्मनी का हिस्सा बन गया, यानी कि पोलैंड बिकम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी, और डी है 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन 3 महान शक्तियों रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया द्वारा किया गया था। तो पोलैंड वाज पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर्स, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का जो विभाजन है वो 3 महान शक्तियों रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया द्वारा कर दिया गया था। उसे जो है बांट दिया गया टुकड़ों में। तो इस तरह से जो है ये पोलैंड के टुकड़े कर दिए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मनी के एकीकरण में किसने अग्रणी भूमिका निभाई, यानी कि हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ए जो है जर्मन सम्राट जो कि पूर्व में पर्शिया के राजा थे, उनका नाम केसर विलियम प्रथम, और यानी कि जर्मन एम्परर फॉर्मली किंग ऑफ पर्शिया केसर विलियम फर्स्ट। और बी जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क जो पर्शिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें चांसलर कहा जाता है, यानी कि ऑटो वॉन बिस्मार्क पर्शियन चीफ मिनिस्टर या चांसलर। और सी जो है जोहान गॉडफ्रीड हर्डर या जर्मन दार्शनिक थे, जोहान गॉडफ्रीड हर्डर जर्मन फिलोसफर। और डी जो है ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटनिर्च, यानी कि ऑस्ट्रियन काउंसलर ड्यूक मेटनिर्च। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि पर्शिया के प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर थे। तो उन्होंने ही जो है जर्मनी जो बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई थी छोटे छोटे, उनका एकीकरण किया। और इनको जो है वहाँ का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है इनको, बिस्मार्क को। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हुए। और किस तरह से समाप्त, ये 3 युद्ध जो हैं किस तरह से समाप्त हुए ये बताना है। तो यहाँ 3 wars ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन। तो ए जो है डैनिश जीत यानी कि डैनिश विक्ट्री, और बी जो है वो पर्शियाई जीत यानी कि पर्शियन विक्ट्री, सी जो है फ्रेंच जीत यानी कि फ्रेंच विक्ट्री, और डी जो है जर्मन जीत यानी कि जर्मन विक्ट्री। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, पर्शियाई जीत यानी कि पर्शियन विक्ट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था, यानी कि हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। तो ए जो है ऑटो वन बिस्मार्क, बी जो है विक्टर एमैनुअल सेकंड, और सी काउंट केवेयर, और डी जो है केसर विलियम फर्स्ट या प्रथम ऑफ पर्शिया यानी कि केसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब ये है कि 1871 में जर्मनी का सम्राट केसर विलियम प्रथम ऑफ पर्शिया को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना, यानी कि हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो ए है ग्यूसेपे गैरिबाल्डी, और बी जो है विक्टर एमैनुअल सेकंड, सी है काउंट कैवोर, और डी जो है ग्यूप्से माजिनी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, विक्टर एमैनुअल, यानी कि विक्टर एमैनुअल जो है उसको 1861 यानी कि 1861 में इटली का राजा या किंग बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य के गठन में किससे मदद मिली, यानी कि व्हाट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। तो ए जो है ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य का गठन अचानक उथल पुथल का परिणाम था, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वाज द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहेवल। और बी जो है 1688 में ब्रिटेन में राजशाही ने अंग्रेजी संसद से सत्ता छीन ली थी,
यानी कि इन 1688 द मोनार्की ऑफ ब्रिटेन हैड सीनाइज्ड द पावर ऑफ फ्रॉम द इंग्लिश पार्लियामेंट, और सी जो है रक्तहीन क्रांति के माध्यम से संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली, जिससे धीरे धीरे राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी कि द पार्लियामेंट थ्रू ए ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीनाइज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की विच ग्रेजुअली लेड टू द एमरजेंस ऑफ ए नेशन स्टेट। और डी जो है स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राष्ट्र का गठन किया गया था। यानी कि द ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए वार विद स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि रक्तहीन क्रांति के माध्यम से संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली, जिससे धीरे धीरे राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मन राष्ट्र का वह प्रतिनिधि जो ओक के पत्तों का मुकुट पहनता है। यानी कि द ऑर्गनरी ऑफ जर्मन नेशन हु वियर ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स वाज ए। तो ए जो है मैरियन, और बी है यूनियन जैक, और सी जो है ब्रिटानिया या ब्रिटानिया, और डी जो है जर्मनिया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, जर्मनिया। तो जर्मनिया जो है वो जर्मन राष्ट्र का वह प्रतिनिधि होता है जो ओक के पत्तों का जो है मुकुट पहनता है, यानी कि वो क्राउन जो है पहनता है वो ओक के पत्तों का होता है। तो इस वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बाल्कन क्षेत्र का वह बड़ा हिस्सा जिसके नियंत्रण में था। तो किसके नियंत्रण में था बाल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा, वो आपको बताना है। ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो ए जो है ऑप्शन रूसी साम्राज्य के यानी कि रशियन एम्पायर के, और बी जो है ऑटोमन साम्राज्य के यानी कि ऑटोमन एम्पायर के, सी जो है जर्मन साम्राज्य के यानी कि जर्मन एम्पायर के, और डी जो है हैब्सबर्ग शासन के यानी कि हैब्सबर्ग रूलर्स के। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बी, ऑटोमन साम्राज्य। यानी कि ऑटोमन साम्राज्य जो है वो उसका बाल्कन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर अधिकार था। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने इसमें पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और 15 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।